नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार गठन को लेकर कवायद तेज कर दी है। शपथ को लेकर पार्टी ने फुल प्रूफ तैयारी लगभग कर ली है। कल अमित शाह विधायक दल की बैठक लेंगे, जिसमें विधायक दल के नेता का नाम तय होगा। सीएम फेस को लेकर भी पार्टी के अंदर खींचतान देखी जाती रही है। राव इंद्रजीत से लेकर अनिल विज तक सीएम पद को लेकर चर्चा में रहे हैं। हालांकि सीएम के नाम की घोषणा अमित शाह पहले ही कर चुके हैं। कल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चुनौती यह भी है कि फैक्शनल फाइट इस बार हरियाणा बीजेपी में है। उसको साधने के लिए शाह पूरी कोशिश करेंगे। किस तरह से तालमेल के साथ संतुलन का रुख अपनाया जाएगा, यह सवाल है। तो हैट्रिक के बाद अब सरकार गठन की तैयारी हरियाणा में देखने को मिल रही है। अब अमित शाह को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर्यवेक्षक बनाया गया है। शाह को चाणक्य कहा जाता है। जब भी कोई संकट होता है पार्टी में या खींचतान की स्थिति होती है तो केंद्र नेतृत्व जरूर अमित शाह को भेजता है और शाह कहीं ना कहीं समाधान जरूर निकाल कर लाते हैं, ऐसा केंद्र का मानना है। अब विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सीएम फेस कौन होगा, मंत्रिमंडल में किस किस नाम पर मोहर लगेगी, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में नई बनी बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 16 अक्टूबर बुधवार को बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव करने पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण को यादगार बनाने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक बैठक ली। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा करके जिम्मेदारियां बताई गयी। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहाँ पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव को विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। पर अमित शाह का हरियाणा में आना बेहद अहम है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में हो रहा है और मंत्री कौन कौन बनेंगे, किसे क्या क्या महकमा दिया जाएगा, इसकी तैयारी और फैसला तो दिल्ली में चल रहा है। ये भी कि अमित शाह के स्तर पर और उनकी जानकारी में सब कुछ है। कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या क्या विभाग दिया जाएगा, उनका यहाँ आना और विधायक दल के नेता के चुनाव के अलावा पहले से ही यहाँ मौजूद बीजेपी के बड़े नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों को कुछ खास दिशा निर्देश भी देना हो सकता है। अभी तो ताजा खबर ये है कि पंचकुला के रामलीला ग्राउंड में बड़े स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश के सभी 22 जिलों से 50,000 लोगों को बसों, जिनमें रोडवेज की बसें भी शामिल हैं, के जरिए इन्हें सरकारी खर्च पर लाया और वापस छोड़ा जाएगा। बसों के अंदर ही खाने के पैकेट्स दिए जाएंगे। हर बस में 45 पैकेट, जिनमें पूरी, आलू जीरा, चावल, 2 लड्डू, फ्रूटी, पानी की बोतल, सफेद छोले, अचार, चम्मच और नैपकिन होगी। कोई सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनी है, ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा शपथ ग्रहण भी पहली बार हो रहा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कल बैठक होगी विधायक दल की अमित शाह की अध्यक्षता में और साफ तौर पर सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर कल तस्वीर साफ होगी। देवेंद्र, कल अमित शाह विधायक दल की बैठक में
मौजूद रहेंगे, उनको केंद्र के द्वारा भेजा जा रहा है। सवाल यह कि अब सीएम सैनी ने भी बैठक की है, दोनों बैठकों को लेकर एक दिन पहले बैठक हुई, आज सीएम सैनी की। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, कल की बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए सौरभ, नायब सिंह सैनी ने आज जो बैठक की है, चूंकि एक बड़ा आयोजन है जो आज तक नहीं हुआ, 50,000 लोग मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को, बाकी मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ये अपने आप में बड़ी घटना है। चूंकि कल अमित शाह आ रहे हैं बुधवार को, और अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर आ रहे हैं, खाली ऑब्जर्वर बन के नहीं आ रहे, वो एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है या केंद्रीय सरकार है उनके एक तरह से राजदूत की तरह आ रहे हैं। उनको चूंकि सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री के बाद सरकार में भी और पार्टी में भी, हालांकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फैसले लेने में और रणनीति बनाने में, उस पर अमल करने में, दिशा निर्देश देने में अमित शाह हमेशा से, जब से 2014 से सरकार बनी है बीजेपी की, तो अमित शाह की बड़ी भूमिका हमेशा रही है, भले ही पर्दे के पीछे। तो अमित शाह कल आ रहे हैं, कोई उनका स्वागत अच्छा हो, क्योंकि हैट्रिक बनाई है बीजेपी सरकार ने, पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है, कोई पार्टी या कोई सरकार तीसरी बार आई है, और अब इसलिए बनता है। आज मेरी एक बीजेपी नेता से बात हो रही थी, वो कह रहा था जी कि नायब सिंह सैनी एक नायक की तरह उभरे हैं हरियाणा में, एक नायक की तरह, छोटे से समय में उनको जो मौका मिला एक नायक बनकर उभरे हैं, और जाहिर है ऐसे नायक के सामने प्रदेश की जनता हो, इसीलिए 50,000 लोगों को लोग दीदार करना चाहते हैं। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता बहुत सारे होंगे, त्रिदेव होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे, तरह तरह के जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी चुनाव में, वो भी होंगे, आम लोग भी होंगे। और आम लोगों में जैसे बड़े उद्योगपति हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्लबों के या बड़े बिजनेसमैन है, मतलब एक तरह से पूरे हरियाणा की झलक नजर आई 50,000 लोगों में। उनमें गरीब भी हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार भी कुछ आ सकते हैं। तो एक नायक की तरह नायब सिंह सैनी को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। आज उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, कहीं कोई कमियां रह गई हो तो वो जिम्मेदारियां बांटी गई है। कल अमित शाह जी विधायक दल की बैठक के सामने चयन होगा मुख्यमंत्री का, हालांकि सारी चीजें पहले से तय होती हैं, लेकिन औपचारिकता निभानी होती है। और परसों शपथ ग्रहण होगा, करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है जो बताया जा रहा है। 50,000 लोग 22 जिलों से, आप देखिए नूह जिला जो दूर दराज के जिले हैं, नूह हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, चारों दिशाओं से हरियाणा की बसें जाएंगी। एक बस में 45 फूड पैकेट्स होंगे, उनमें बकायदा मीनू भी तय है, और 12 बजे का चूंकि समय है तो मेरे को लगता है सुबह 8 बजे 7, साढ़े 7 बजे दूरी के हिसाब से बसों को रवाना किया जाएगा। तो एक तरह से एक बड़ा जश्न मनाने की हरियाणा में तैयारी है। बीजेपी की सरकार तीसरी बार, और पार्टी की सरकार और कोई सरकार तीसरी बार आ रही है, तो एक बड़े जश्न के तौर पर। दूसरा मैं एक चीज ये भी बताऊंगा सौरभ, आज जो चर्चाएं हुई हैं, दरअसल हरियाणा में जाट लीडरशिप बहुत ज्यादा संकट में आ गई है। जिस तरीके से कई जाट समाज के बड़े नेता चुनाव हारे हैं, तो उस तरीके से भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब बीजेपी लंबे टाइम तक राज करेगी हरियाणा में, क्योंकि जाट समाज के लोग आक्रामक राजनीति करते हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया, सरकार हमारी आ रही है, जैसा आरोप भी लगा रहे कि लोगों को धमकाया जा रहा था या डराया जा रहा था कि हमारी सरकार आ रही है, मतलब वोट बीजेपी को दिया तो हमारी सरकार आ रही है। एक नेता ये कह रहे हैं कि लोगों को डराया गया, धमकाया गया, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, ये राजनीतिक बातें, ऐसा होता है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की लोकप्रियता ही आज लोग नहीं देख रहे, बीजेपी का जुनून भी 7वें आसमान पर है, जिस तरीके से सरकार बन रही है और जिस तरीके बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही है। अब देख रहे हैं, कल विधायक दल की बैठक और परसों शपथ ग्रहण है। बिल्कुल। महेश, हरियाणा की सियासत में एक चीज देखने को मिली है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फैक्शनल फाइट जिसे हम गुटबाजी भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं गाये भगाए दोनों ही पार्टियों में उभरती रही है। अगर कहा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं चर्चाएं भी होती रही है। हालांकि केंद्र नेतृत्व ने बीजेपी के कुछ थामने की उसे कोशिश जरूर की। राव इंद्रजीत सरकार गठन से पहले विधायकों से मुलाकात करते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि हमारा भी सीएम पद के लिए दावेदारी है। उधर अनिल विज पहले भी कहते रहे हैं, सीएम नायब सैनी को जब बतौर मुख्यमंत्री चुना गया था, बैठक से उनका चले जाना और ये कहना कि वरिष्ठ नेता हूं मैं, सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक हूं, हरियाणा की सियासत में बीजेपी का एक दिग्गज हूं, तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। शाह को जो कमान दी गई है, इस बार पर्यवेक्षक के तौर पर प्रदेश में भेजा गया है, क्या इस खींचतान को कम करने के लिए अंदर खाने एक मैसेज ना जाए नेगेटिव की पार्टी
मैंडेट लेकर आई तो अंदर नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर चल रही थी, उसको साधने के लिए, बैलेंसिंग के लिए कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल पहले इसी पहलू पर हम आते हैं कि यहाँ पर अमित शाह की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अंदर का तूफान था जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाए हुए थे। अब अमित शाह की मौजूदगी में अगर ये कैसे संभव हो पाएगा कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया तो उस वक्त एक तरीके से वॉकआउट करते हुए नजर आए थे अनिल विज। क्या अमित शाह की मौजूदगी में किसी भी तरह का वॉकआउट संभव है अनिल विज के लिए या किसी भी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए? किसी भी तरह का वॉकआउट, नाराजगी, किसी भी तरह का नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज संभव नहीं है अगर अमित शाह उस बैठक में मौजूद हैं। और यही सुनिश्चित करने की कोशिश यहां पर की गई है कि अमित शाह की मौजूदगी में किसी भी तरह का नेगेटिव गेस्चर नहीं दिया जा सकता, न तो वर्बली, ना ही बॉडी लैंग्वेज के जरिए, ना ही वॉकआउट के जरिए ये संभव नहीं हो पाएगा। ये भी तय मानिए कि यहां पर अगर अमित शाह मौजूद हैं और उसी बैठक में मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है। अगर अमित शाह मौजूद है तो उन्होंने ही आगाज किया था चुनावी अभियान का ये कहकर कि नायब सिंह सैनी ही हमारा अगला चेहरा होंगे। जिस तरह का परफॉर्मेंस सामने आया है, और एक खास बात यह भी कि ओबीसी जातियों में करीब करीब 95-96% जो सैनी वोटर है जो अपने घर से निकलकर वोट करने गया, उसने नायब सिंह सैनी को वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और बियॉन्ड द पार्टी लाइन किया। अलग अलग राजनीतिक दलों में भी जो सैनी वोटर्स थे उन्होंने नायब सिंह सैनी को वोट दिया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और ओबीसी की जो दूसरी जातियां हैं उन्होंने भी इसी बात को लेकर यहां भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। एससी वोटर्स का जिक्र किया जाए तो उन्हें भी ये लगने लगा कि यहां पर गैर जाट मुख्यमंत्री की बात है और नायब सिंह सैनी की जो शराफत है उनके काम आ सकती है, तो उसी नाम पर वोट खींचने का काम किया गया। कोई यहां पर डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का है कि मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया जाए, और अगर बदलने की जरूरत होती, ये नौबत होती, तो फिर अमित शाह उस बैठक में मौजूद नहीं होते। वो अपने स्टेटमेंट को किसी भी सूरत में नहीं बदल सकते और ना बदलते वो देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तो नायब सिंह सैनी ही गारंटी के साथ बैठेंगे, कोई किंतु परंतु है नहीं। एक खास बात और कि आखिर इतने भव्य आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि इतने भव्य आयोजन की जरूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को खुद ये यकीन नहीं था कि इतनी शानदार जीत मिलने वाली है। कारण किसी भी तरह के रहे हों, चाहे वो जाट गैर जाट में तब्दील हुआ, चाहे एक जाति विशेष के लोगों ने धमकाने का काम किया, कुछ भी आप कहिए, वो राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, वो रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में, लीडर्स में उत्साह 2014 में था, 2019 में नहीं था, 2019 में जो उत्साह था वो 2024 में नहीं था। वही उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक बार फिर से कायम किया जा सके, इसी को लेकर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। दूसरा पहलू इसका यह है कि हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर इस जीत का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है कि तीसरी बार हमने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। मोदी की लोकप्रियता उत्तर भारत में बरकरार है, किसानों के बीच बरकरार है। जो एपिसेंटर था हरियाणा की धरती, जहां से किसान आंदोलन का आगाज किया गया था, देश के अलग अलग इलाकों में ये कहा जा रहा था कि मोदी के खिलाफ माहौल बनेगा, उसी हरियाणा प्रदेश में पहले से ज्यादा बहुमत के साथ किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को चुनने का काम किया, जिसका पॉजिटिव फैक्टर पूरे देश में जो है उसका लाभ लिया जा सके। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे वो झारखंड के चुनाव हो, और चाहे इंटरनली, जैसा मैंने जिक्र किया, यहां पर बीजेपी का जो वर्कर है उसका मोराल टूट चुका था, और इस जीत के साथ उसी मोराल को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सच है कि इस जीत का अनुमान ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे और ना कोई और लगा रहा था। ये अप्रत्याशित परिणाम सामने आए, जिसका फायदा अब राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी भरपूर उठाना चाहती है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर तस्वीर क्लियर है, अमित शाह पहले भी कह चुकी कि नायब सैनी सीएम होंगे, महेश भी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र भी यही बात बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि बीजेपी में दो कैडर हैं, एक कैडर तो पार्टी का खुद का है, दूसरा कैडर बाहर से आए नेता का है। राव इंद्रजीत की बात करें, श्रुति चौधरी की, कुलदीप बिश्नोई की, दोनों कैडरों को साधना, संतुलन बनाए रखना पार्टी के लिए प्राथमिकता रहेगी। और यही वजह क्या मानी जा सकती है कि जो तारीखें थी उनमें परिवर्तन हुआ? पहले 12 अक्टूबर के आस लगाए जा रहे थे, चर्चाएं थी, फिर 15 अक्टूबर तारीख हुई शपथ ग्रहण की, फिर 17 हुई। यानी कि कैडर को बैलेंसिंग करने के लिए पुरजोर कोशिश केंद्र स्तर से दिल्ली से लगातार मैराथन बैठकों के जरिए की जाती रही है और हो रही है, पार्टी कर रही है।
नहीं, पार्टी के लिए वो समस्या नहीं थी, वो प्रधानमंत्री की उपलब्धता को लेकर था जी। और ये देखिए कि अमित शाह का आना अपने आप में बहुत मायने रखता है और अमित शाह के आने के कारण ही सोशल मीडिया में तरह तरह के प्रचार शुरू हो गया, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री तो नायब सैनी होंगे, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, स्पष्ट है। और देखिए 2014 में तब तो मनोहर लाल चेहरा भी घोषित नहीं थे, 2014 के अंदर भी स्थिति ज्यादा वो थी, विकट स्थिति थी। अब तो कोई स्थिति स्पष्ट है, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़ा है, तो इसलिए उसमें तो कोई संदेह है नहीं। देखिए अमित शाह के आने का मतलब ये है कि अपने विधायकों को अनुशासित रहने का संदेश देना, जिसका मतलब स्पष्ट है कि पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े चेहरों को महत्व नहीं मिलने वाला या कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इसलिए एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए शरद पूर्णिमा के दिन विधायक दल की बैठक और वाल्मीकि जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह, ये एक पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। देखिए उत्तरी भारत में जो हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सफलता मिलना, यह काफी कुछ संदेश देता है और पार्टी अपनी लोकप्रियता को दिखाना चाहती है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है। तो क्योंकि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, तो इसलिए अब देखिए जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें मनोहर झलक भी दिखाई देगी। ऐसी बात नहीं कि मनोहर झलक नहीं होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं जो 1 लाख मतों के अधिक अंतर जो उनको मिला है, वोट मिले, 1 लाख से अधिक वोट मिले हैं उनमें। अब उसके अंदर जो है महिपाल ढांडा है, गौरव गौतम है और मुकेश शर्मा गुड़गांव से हैं और बादशाहपुर से राव नरबीर हैं। ये 4 लोग तो भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने 1 लाख वोट लिए हैं, प्राप्त किए हैं। और कांग्रेस के अंदर तो मात्र 2 लोग ही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 लाख वोट लेने वाले हैं और उसके अलावा मामन खान है। तो भारतीय जनता पार्टी के 4 जो है विधायक हैं वो 1 लाख मत प्राप्त किए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे में इन 4 में को जो है मंत्रिमंडल में स्थान मिलना प्राय निश्चित हो सकता है, क्योंकि जातीय गणित के हिसाब से भी ये उचित बैठते हैं, क्योंकि नए चेहरे के रूप में गौरव गौतम भी है और मुकेश शर्मा भी है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये होगी कि नए लोगों को महत्व दिया जाए, क्योंकि पार्टी ने आगे आने वाले 2029 की रूपरेखा तैयार करनी है। तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा, महिलाओं का 33% आरक्षण भी हो जाएगा और नया परिसीमन भी हो जाएगा। तो पार्टी ने उसी स्वरूप से अपनी रचना करनी है। तो इसलिए ये है अमित शाह का आना, ये काफी कुछ संदेश देता है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कुछ ना कुछ, देखिए अभी भी आज भी सोशल मीडिया के अंदर जो है रामकुमार गौतम की अलग तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दादा गौतम को मंत्रिमंडल में स्थान देगी, क्योंकि उनको लेकर कई विवाद खड़े हो सकते हैं। देखिए और भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन से चले, मतलब नायब सैनी के सरकार के कार्यकाल में कोई कठिनाई ना आए। और जिन लोगों को देखिए अब टिकट नहीं मिला था, प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था, मतलब इस तरह की असहज स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए अमित शाह का आना ये एक बहुत बड़ी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इसको संकेत है। और देखिए अभी कब तक आप अमित शाह पर निर्भर रहेंगे? जी पार्टी के दूसरे लोग कह सकते हैं कि कोई दूसरे को भी प्रवेशक बना के भेजा जा सकता था। पार्टी कब तक संकट मोचक के रूप में अमित शाह पर निर्भर रहेगी? ये तो पार्टी की रणनीति का सवाल है। नए लोगों को भी अवसर देना चाहिए, नए लोग भी पार्टी की रीति रणनीति के अनुसार चले। लेकिन पार्टी की जो अमित शाह पर निर्भरता इस बात का संकेत है कि पार्टी का एक सही जो जनादेश मिला है और पार्टी के ऊपर अपेक्षाओं का एक कसौटी पर खरा उतरे, एक इसी के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। जी देवेंद्र, एक सबसे बड़ा दावा राव इंद्रजीत के द्वारा पेश किया जाता रहा है कि दक्षिण हरियाणा से सीएम क्यों नहीं बन सकता। दक्षिण हरियाणा की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ओवरऑल 2019 की बात करें 21 सीटें आई थी, 2024 की बात करें तो 22 सीटें आई हैं, इस बार पहले से ज्यादा आई हैं। और उत्तर बनाम दक्षिण हरियाणा की फाइट अक्सर देखने को मिलती रही है। 2014-2019 की तुलना में 2024 में उत्तर हरियाणा का जो ग्राफ है वो थोड़ा जरूर गिरा है। 2014 की बात की जाए 27 से 22 सीटें आई उत्तर हरियाणा से बीजेपी के पाले में, लेकिन इस बार वो उतना आंकड़ा नहीं छुपाई, 14-14 का रहा। तो ये दावा कितना राव इंद्रजीत सिंह का पार्टी के आलाकमान को सटीक बैठेगा, कितना उस पर विचार किया जा सकता है, क्या कुछ रणनीति रह सकती है, क्या इस दावे पर भी गौर करेंगे अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व? देखिए सौरभ, राव इंद्रजीत की बात करें तो वो एक ऐसे नेता हैं, देखिए उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार का इस तरीके का दाग नहीं है, बहुत साफ छवि वाले नेता हैं, इसलिए उनका दबदबा भी है। मेरे को याद है 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार आई, 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, फिर 2005 के बाद कांग्रेस सरकार आई, भूपेंद्र हुड्डा बने, 2009 में
5 महीने पहले चुनाव हुए, फिर 2014 के हुए। राव इंद्रजीत जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो कांग्रेस में, तब भी भूपेंद्र हुड्डा तब मुख्यमंत्री थे, लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर वो थोड़ा सा उनकी छटपटाहट नजर आती थी, लेकिन पॉजिटिव तरीके से वो ये कहते थे कि मैंने काम किए हैं, मेरा योगदान है, मेरे अहीरवाल का योगदान है, अहीरवाल कांग्रेस के साथ है। तो वो उनकी दावेदारी तब भी थी, और सबसे बड़ा मजबूत पक्ष उनका है कि छवि साफ सुथरी है, कभी कोई दाग लगा हो भ्रष्टाचार का या कभी विवादों से दूर, एक अलग छवि के नेता है। और सीएम बनने की ख्वाहिश उनकी तब से है, आज नहीं, पिछले 15 साल से। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से भी उनकी कई बार खटपट रही, इसी बात को लेके, विकास कार्य को लेके कुछ रहा। और फिर भूपेंद्र हुड्डा की रहते ही उन्होंने फिर मतलब जब बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर आना, तब उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था, घोटाले आ रहे थे, कोयल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, तरह तरह की चीजें आ रही थी, DLF वाला मामला था, तो उन्होंने 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। लेकिन बीजेपी में भी जब मनोहर लाल भी थे, तब भी उन्होंने अपना दावा हमेशा ठोका कि अहीरवाल ने बीजेपी का हमेशा साथ दिया है। 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, 2019 में बनी, और अब तीसरी बार भी। खाली विधानसभा नहीं, लोकसभा की सरकार, लोकसभा में भी जब बीजेपी को बहुमत मिला, मोदी जी तीसरी बार बने, तो हमेशा से उन्होंने ये दावा ठोका है कि अहीरवाल बीजेपी के साथ खड़ी रही है, जैसे कभी कांग्रेस के साथ थी। लेकिन बीजेपी की पॉपुलैरिटी जैसी बड़ी, मोदी जी आए, उसके बाद वो खुद शामिल हुए, और उन्होंने पूरी मतलब कर्मठता के साथ, एक लॉयल्टी के साथ अपना प्रभाव दिखाते हुए और अपनी मर्जी से टिकटें दिलवाई। उनके ये भी है कि जिन जिन को टिकटें दिलवाई उनमें ज्यादातर 90% जीते हैं, और मंत्री भी उन्हीं की मर्जी से बने हैं। अभी जो ताजे आंकड़े हैं, उनका ये कहना है कि 11 सीटें उनकी मर्जी से दी गई थी बीजेपी की, उसमें से 10 जीते हैं। अब देखिए 90% से भी ज्यादा का परिणाम उन्होंने दिया है। तो मेरे को लगता है वो सीएम पद की मतलब उनमें देखिए छटपटाहट, महत्वाकांक्षा हर नेता में होती है। मेरे को लगता है वो रहकर ये तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके पर्दे के पीछे उनके जो समर्थक है वो आवाज उठाते हैं कि तीनों बार, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, अहीरवाल ने हमेशा बीजेपी को बढ़कर दिया है। कैसे साधेंगे वो इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात मेरे को लगता है कि उनका दावा इसलिए भी है कि डिप्टी सीएम बेटी अगर बन जाए इसी दबाव में, तो शायद वो भी एक मंशा हो सकती है। ठीक है महेश, दावे तमाम किए जा रहे हैं, नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर बीजेपी में भी देखने को मिलती रही है, साफ तौर पर जाहिर भी हुई, उसके बाद उसे दबाया गया केंद्र नेतृत्व के द्वारा, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए पार्टी जानी जाती है। आप सवाल ये कि विधायक जो हैं, किन किन विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा, इसके बारे में भी क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि तमाम बड़े नाम है, जिस तरीके से वीरेंद्र जी भी जिक्र कर रहे थे, महिपाल ढांडा है, श्रुति चौधरी, सावित्री जिंदल और हरविंद्र कल्याणी, तमाम नाम है, महिपाल और कंवरपाल हैं, कृष्ण बेदी हैं, ये तमाम नाम है। किनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, संभवतः क्या जानकारी? देखिए फिलहाल मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो को लेकर तो चूंकि सीनियर मंत्री अनिल विज हैं, और तो ऐसे में सबसे बड़े पोर्टफोलियो को लेकर तो आरती राव और अनिल विज के बीच जो लेयर 1 की जहां तक बात है, तो नायब सिंह सैनी के बाद लेयर 1 तो यहां जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी अनिल विज और आरती राव के बीच। उसके बाद कैबिनेट मंत्री और भी बनाए जाएंगे, इसके अलावा राज्य मंत्री भी बनाए जाने हैं। तो साफ तौर से अभी किसको क्या महकमा मिलेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है अभी किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई आधिकारिक रूप से, कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि किसको कौन सा महकमा मिलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सीनियरिटी के लिहाज से अगर अनिल विज और परफॉर्मेंस के लिहाज से जो जिक्र अभी चल रहा था कि यहां अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले 15 सालों के टेन्योर का अगर मैं जिक्र करूं तो मेरिट की जहां तक जब भी बात चलेगी तो राव इंद्रजीत टॉप पोजीशन पर यहां मुझे लगता है कि बने हुए नजर आएंगे। लेकिन इस मौजूदा विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र चल रहा है तो 56 दिनों के राज के बाद जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का परफॉर्मेंस निकलकर सामने आया, कारण चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति रही हो, चाहे कांग्रेस की खामियां हो, लेकिन उसका ओवरऑल क्रेडिट जो है वो नायब सिंह सैनी को ही जाएगा। तो 56 दिनों की सरकार के बाद अगर प्रचंड बहुमत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नायब सिंह सैनी लेकर आए हैं तो जो इंस्टेंट मेरिट है वो नायब सिंह सैनी की है। लेकिन बीते 15 सालों की मेरिट लिस्ट का अगर जिक्र किया जाए तो दक्षिण हरियाणा में
टिकट भी खुद राव इंद्रजीत बांटते हैं, जिताने का काम भी खुद करते हैं, उन्हें मंत्री भी खुद अपनी मर्जी से बनवाते हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बीते 15 सालों का अगर जिक्र किया जाए तो राव इंद्रजीत टॉप पोजीशन पर यहां पर बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में तो नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना है, लेकिन भविष्य की राजनीति में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की जो भूमिका और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बढ़ानी ही पड़ेगी, फिर चाहे राष्ट्रीय फलक पर राव इंद्रजीत को कॉम्पनसेट किया जाए या तो फिर प्रादेशिक स्तर पर। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, डिप्टी सीएम की चर्चा भी हो रही है, देवेंद्र ने जिस तरीके से बताया, महेश ने भी जिक्र किया, क्या डिप्टी सीएम को लेकर आरती राव पर के नाम पर विचार किया जा सकता है? उनकी बेटी है और तमाम बड़े नाम भी हैं, क्या पार्टी का नेतृत्व जो है डिप्टी सीएम पर विचार कर सकता है? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? महेश, लास्ट कमेंट में आपसे ही लेता हूं। देखिए, बिल्कुल कंपनसेट करने की बात अभी चल रही थी, तो या तो राष्ट्रीय स्तर पर राव इंद्रजीत को कंपनसेट किया जाए, मौजूदा परिस्थितियों में आरती राव को यहां पर एक डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से सीनियरिटी का जिक्र अनिल विज करते रहे हैं, तो ऐसे में यहां एक डेप्यूटी सीएम अनिल विज को भी बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण महकमों के साथ 2 डेप्यूटी सीएम की संभावनाएं मुझे लगता है कि बनती हुई नजर आ रही है। आखिरी फैसला अमित शाह को करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल यह है कि कल विधायक दल की बैठक होगी, शाह के मन में क्या है? हरियाणा का सीएम फेस तो पूरी तरह से तय है, पहले भी अमित शाह ऐलान कर चुके हैं इस बात का कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कैबिनेट किस तरीके का होगा, संतुलन बैलेंसिंग करते हुए क्या फॉर्मेशन किया जाएगा, किस तरीके का रूप होगा, कितने विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी, कल विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सब फाइनलाइज हो जाएगा और उसके बाद 17 तारीख को यानी कि परसों शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब देखना होगा कि शाह के मन में क्या है और किसके नाम पर क्या विचार वो करते हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।